Students, this is Aisha Jaman from Geography Department of RDS College, Muzaffarpur, and this is the second part of the Wegener's continental rift theory. ये second part है वेगनर साहब की रिफ्ट थ्योरी की. फर्स्ट पार्ट हम का वीडियो हमने पहले अपलोड किया था. हमने कुछ एविडेंसेस तक पढ़े थे कि वेगनर साहब ने क्या क्या एविडेंसेस दिए थे अपने कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करने के लिए. तो ये लेक्चर वहां से अब हम कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा एविडेंसेस की क्विक रिकैप कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट एविडेंस क्या था कि ऑन आइदर साइड ऑफ द अटलांटिक ओशन के दोनों साइड जो कॉन्टिनेंट्स हैं, स्पेशली साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, उनके शेप देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे में फिट हो सकते हैं. अगर इन दोनों को यहाँ से एक्स मान लीजिए ऐसा करीब लाया गया, इन दोनों को इसको करीब लाया गया, तो ये दोनों एक्स में फिट हो सकते हैं. ओके, सेकेंड एविडेंस क्या था? ये ना कि शेप इन लोगों के फिट होने के चांसेस हैं इन कॉन्टिनेंट्स के, बट जो रॉक्स हैं जो दोनों साइड ऑफ अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं, ये मतलब कि ये यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं और यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं, ये दोनों रॉक्स की एज और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है. ओके, ये आपका सेकेंड एविडेंस था. अब थर्ड एविडेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस. ऐसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम में अर्थ पे एक आइस एज आया था जिसमें ज्यादातर हिस्सा अर्थ का आइस के अंदर ढका हुआ था. ओके, थिक लेयर ऑफ आइस थी अर्थ के ऊपर. ओके, अब ये जो डायग्राम है, ये जो मैप है, ये शो कर रहा है कि इन कॉन्टिनेंट्स के किस किस हिस्से में आइस एज के प्रमाण मिलते हैं. ओके, ये देखिए, ये है साउथ अमेरिका का ये वाला हिस्सा में आइस था, अफ्रीका का सदर्न पोर्शन में आइस था, एंड इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीटली आइस के अंदर था, एंड दिस सदर्न पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ अब ये कॉन्टिनेंट्स के आप प्रेजेंट पोजीशन देखिए. जिस लैटिट्यूड में ये पाए जाते हैं, इस लैटिट्यूड में देयर इज हाई इंसोलेशन ज्यादा है. अर्थ की इंसोलेशन जानते हैं क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन. जो सोलर रेडिएशन आ रही है अर्थ के ऊपर, उसको इंसोलेशन कहते हैं. तो अभी जो लैटिट्यूड्स में ये कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, इनका इंसोलेशन का ये एरिया हाई इंसोलेशन में आता है. तो ये आइस एज इस एरिया में पॉसिबल नहीं था, नहीं होगा अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ का ओरिएंटेशन सन के मुकाबले में कांस्टेंट मानते हैं, वी नो फॉर द फैक्ट दैट कि अर्थ और सन के जो रिलेटिव प्लेसेस हैं वो डिस्टर्ब नहीं हुए हैं. तो या तो ये कॉन्टिनेंट्स में आइस एज नहीं हुआ होगा, बट वी हैव प्रूफ यहाँ पे आइस एज आया था. तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये कॉन्टिनेंट्स इस लैटिट्यूड में नहीं पाए जाते हैं, ये फर्दर साउथ में होंगे जहाँ पे आइस एज पॉसिबल होगा. ओके, तो वेगनर साहब ने क्या किया? उन्होंने जितने भी कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पे आइस एज के प्रूफ मिले थे, उनको एक जगह जमा किया. क्या किया उन्होंने? Wegener took the areas that had been covered by ice sheets and fitted them together. और उनको फिट करने की कोशिश की. सी, ये पूरा हिस्सा, सॉरी फॉर माय रफ स्केच. ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे में फिट हो रहे हैं. ओके, और आइस एज लग रहा है कि हाँ ये सब शायद एक साथ ये सारे हिस्से होंगे, कॉन्टिनेंट्स एक जगह जमा होंगे और इस पोर्शन में पूरा आइस आया होगा, आइस एज के प्रमाण मिले हैं. तो मतलब इस पूरा एरिया जो है आइस के अंडर कवर्ड होगा. ओके, तो उन्होंने फिर क्या कंक्लूजन दिया कि उन्होंने ये कंक्लूड किया द कॉन्टिनेंट्स जो दे वर वंस पार्ट ऑफ अ सिंगल लार्जर कॉन्टिनेंट. मतलब उनको इनके हिसाब से, तो इसका प्रूफ ये है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक जगह होंगे या दे वर पार्ट ऑफ सिंगल कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे एक समान आइस एज आया था, और उसके बाद स्प्लिट हुए दोनों कॉन्टिनेंट्स, दे स्प्लिट अपार्ट और ड्रिफ्टिंग टू देयर प्रेजेंट पोजीशन, और फिर ड्रिफ्ट हुए हैं. और ड्रिफ्टिंग कब स्टार्ट हुई है? लास्ट 300 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट हुई है. नाउ फोर्थ एविडेंस क्या है? इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल्स एंड कोल.
कोल आप जानते हैं क्या होता है? कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे जीवाणु होते हैं जो कि शैलो वाटर में रहते हैं। वो वाटर जहाँ पे डेप्थ कम है, ओशंस में रहते हैं, और टेम्परेचर उनका ज्यादा गर्म नहीं होता, ज्यादा ठंडा नहीं होता, मतलब वो वार्म कंडीशन में रहते हैं। ओके, बट वैज्ञानिक साहब ने ये बताया कि कुछ ऐसी जगह है ठंडे इलाका में, ठंडे एरियाज में, जो अभी प्रेजेंट जिनका क्लाइमेट बहुत ठंडा है, वहां पे भी कोल फॉर्मेशन देखा गया है, कोल के लेयर्स पाए गए हैं, और वहां पे उस कोरल रीफ के उस जीवाणु के भी फॉसिल्स पाए गए हैं या उनके प्रमाण मिले हैं। तो जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोल और कोरल रीफ्स ठंडे इलाके में पाए जाए। सी, आप अगर यहाँ देखिएगा तो ये जो मैप है, इसमें दिखाया जा रहा है टेथीज कोरल असेंबलेज। तो ये 350 मिलियन ईयर्स अगो का कोरल का एरिया बताया जा रहा है। ओके, बट दीज एरिया आर रिलेटिवली कोल्डर। कोरल जो है वो इक्वेटर के आसपास अभी मिलेंगे। ओके, यहाँ पे ये अफ्रीका के पास यहाँ पे कोरल पाया जाता है, जहाँ को जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, और यहाँ पे भी पाया जाता है। अ, इंडिया में जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वहां भी कोरल लीफ पाया जाता है। बेसिकली मतलब वो वार्म कंडीशन में होता है, बट इन एरियाज में, ये जो ग्रीन से शेडेड एरियाज में भी कोरल रीफ्स के हमें एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्टिनेंट्स, कोरल रीफ का फॉर्मेशन का तो प्रोसेस चेंज नहीं होगा, या कोल का फॉर्मेशन का भी नहीं होगा, क्योंकि उसको हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए। तो ये कॉन्टिनेंट्स, इसका मतलब ये तो हुआ कि ये कॉन्टिनेंट्स जो है पहले इस जगह पे नहीं थे, और ये अभी इस प्रेजेंट पोजीशन में पहुंचे हैं। ठीक है। ओके, फिफ्थ एविडेंस क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कुछ रेप्टाइल्स थे, कुछ प्लांट्स थे, उनके फॉसिल रिमेन्स या अवशेष, ये सारे कॉन्टिनेंट से पाए गए हैं। ओके, पहला देखिए, एक एनिमल है, रेप्टाइल है, सॉरी, साइनोग्नाथस। इसके फॉसिल्स पाए गए हैं साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में। देन देयर इज लाइसोस्ट्रेसोरस। इनके फॉसिल पाए गए हैं इंडिया में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में। ओके, उसके बाद एक और रेप्टाइल है, मिजोसरस। इसके फॉसिल्स पाए गए हैं आपको साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में। और एक प्लांट है, एक वेजिटेशन है, ग्लोसोप्टेरस। ओके, ये देखिए, इसके फॉसिल तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में है, इंडिया में है, अफ्रीका में है, एंड साउथ अमेरिका में है। ओके, तो वही वैज्ञानिक ने ये कहा कि इतने दूर दूर कॉन्टिनेंट्स, अगर जैसे प्रेजेंट पोजीशन की अगर हम बात कर ले, तो अगर ये प्रेजेंट पोजीशन शुरू से ही रहा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन सारे कॉन्टिनेंट्स में एक ही तरह के रेप्टाइल्स और एक ही तरह के एनिमल्स और एक ही तरह का प्लांट पाया जाता होगा। कि अभी भी आप देखिए लीजिए, थोड़ा थोड़े दूर में, थोड़े थोड़े में क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जगह चेंज हो रही है, तो वेजिटेशन बिल्कुल बदल जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि पहले जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे, ज्यादा चांसेस है कि ये लोग एक साथ जुड़े हुए थे, तभी इनके जो प्लांट्स और एनिमल्स फॉसिल्स है वो यहाँ एक साथ पाए गए। ओके, this is how Wagner thought that the continents moved over the last 200 million years ago. Okay, तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वेगनर्स के सोच में कि कैसे कैसे कॉन्टिनेंट्स का पोजीशन चेंज हुआ होगा और कैसे ये प्रेजेंट पोजीशन में पहुंचे होंगे। ओके, तो 225 मिलियन ईयर्स अगो कॉन्टिनेंट्स पोजीशन कुछ इस तरह रही होगी। ओके, थोड़े से उसमें दरारें आ गई हैं, पैंजिया था, पैंजिया टूटा, उसमें गोंडवाना लैंड जो साउदर्न में हो गया, फिर लॉरेशिया था वो नॉर्थ नॉर्थ में हो गया। ओके, उसके बीच में टेथिस सी कॉन्टिनेंट जो टूटा, उस बीच में एक टेथिस सी आ गई। ओके, दिस इज टेथिस सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये टेथिस सी है, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ टेथिस भी कहते हैं इसको। ओके, तो 135 मिलियन ईयर्स में टेथिस सी बीच में आया, और बिल्कुल बिल्कुल ही टूट गया ये गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। फिर 65 मिलियन ईयर्स अगो में कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन कुछ इस तरह रही होगी। दोनों में इतने ज्यादा दूरियां नहीं रही होंगी कॉन्टिनेंट्स में। देखिए, इंडिया अभी तक यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए इंडिया की पोजीशन यहाँ पे है, अभी अभी ये एशिया से अटैच नहीं हुआ है। और टुडे, आजकल में जो पोजीशन ये इस तरह है। ओके, ये
अभी हम लोग कॉन्टिनेंटल थ्योरी को नहीं मानते हैं, एक और थ्योरी आ गई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये पोजीशन अभी प्रेजेंट उसकी है, और बहुत सारे प्लेट्स हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, बहुत सारे प्लेट्स हैं, और ये जो इंडिया है वो एशिया में अटैच हो चुका है। ये आप प्रमोशन में देख लीजिए कैसे जो कॉन्टिनेंट था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, वो कैसे कैसे किस किस स्टेजेस से होके अभी ये प्रेजेंट पोजीशन में पहुंचा है। सी, पहले ऑलमोस्ट दे वे कंबाइंड टुगेदर, देखिए थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ है, तो स्प्लिटिंग हुई है, मतलब टूटे हैं कॉन्टिनेंट। उसके बाद देखिए ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक अर्थ के एक हिस्से में पाए गए हैं, एंड देयर इज नॉट मच डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ओके, ये धीरे धीरे हो रहा है। द प्रेजेंट सिचुएशन नाउ, ये हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन नाउ अभी का है, और ऐसा नहीं है कि ड्रिफ्टिंग रुक गई है, अभी भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिलेटिव में। और स्टिल अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें, तो यहाँ पे जो मिड ओशनिक रिज जो पाई जाती है, मतलब जो अटलांटिक ओशन के अंदर जो समझिए एक रिज है, एक राइज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेट्स का मूवमेंट अभी तक चल रहा है। Okay, now we come to the end of the continental drift theory, जो उसके मैकेनिज्म रहे थे, या जैसे जैसे मूवमेंट हुआ था, क्या क्या एविडेंसेस थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया गया था दूसरे साइंटिस्ट के जरिए। जनरली ये रूल है ऑलमोस्ट कि किसी भी एज का जो इन्वेंशन हो या डिस्कवरी हो, वो उस एज में उसकी अहमियत नहीं रहती है। ओके, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो ओके, मैं मान सकती हूँ उसमें एविडेंसेस शायद सही नहीं होंगे, या मैकेनिज्म के बारे में वैज्ञानिक साहब ने बहुत डिटेल में नहीं बताया होगा, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो बेसिस बना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। उसके उन्होंने वैज्ञानिक साहब ने जो आइडिया दिया, उसी आइडिया को ही हमने इवॉल्व करके हमने और चीजें पता लगाई और जानकारी हासिल की। तो अभी जो हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका अंडरलाइनिंग फैक्टर, अंडरलाइनिंग गाइडेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्रिटिसिज्म की बात कर लें। तो पहला जो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का था, वो था कि जो मैकेनिज्म उन्होंने बताया था मूवमेंट का, कि उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दे पाए थे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्यों अचानक से टूट गए, स्प्लिट हो गए, उसके बाद क्या फोर्स रहा होगा उनके स्प्लिट होने में, या फिर वो किस मैकेनिज्म से, वो किस प्रोसेस से वो इक्वेटर की तरफ मूव करने लगे या वेस्ट की तरफ मूव करने लगे। वो इसकी डिटेलिंग में वो नहीं बता पाए। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सप्लेन द डिटेल्स। और वो मैकेनिज्म जो उन्होंने बताया, वो जो फोर्स ऑफ बायंसी थी, या ग्रेविटेशनल फोर्स था, या टाइडल फोर्स था, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को स्प्लिट करा सकते हैं या उसको ड्रिफ्ट करा सकते हैं। ओके, सबसे पहला मेजर क्रिटिसिज्म यही था कि उन्होंने जो मैकेनिज्म था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था उनका। ओके, सेकेंड उनका ये था कि वही, मतलब कि वो क्यों नहीं कैसे मूव करवा पाए। ठीक है, सबसे बड़ा मेन चीज यही था। अब उसके बाद जो बहुत सारे क्रिटिसिज्म और भी आए, जैसे कि ये था कि जो जिग्सॉ पजल जो कहते कौन वैज्ञानिक साहब की है, कि मतलब कि सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, और ये जबरदस्ती की बात है कि हम इसको फिट कराएंगे, बल्कि जरूरी नहीं है कि हर कॉन्टिनेंट का शेप ऐसा हो कि वो फिट एक दूसरे में हो सके। और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स है, उनकी फॉसिल्स है, जो फॉसिल्स के अवशेष का जो डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग जगह में सेम एनिमल्स नहीं पाए जा सकते, या सेम फौना या सेम प्लांट्स नहीं पाए जा सकते हैं। और उसके बाद कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि हम कोल्ड क्लाइमेट में भी कोल किसी आ सके, जब वो अंडरग्राउंड हो सके। तो ये सब क्रिटिसिज्म रहा है वैज्ञानिक थ्योरी का। बट मेरे हिसाब से कॉन्टिनेंटल थ्योरी एक बेस बनाया, जिससे हम ये जान सके कि जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी मूवमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो मूव करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और इसमें जो भी आप लोगों को कठिनाई हो या जो भी क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क, एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.